हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। पिछले सालों में आपने देखा है कि हम अपने पूरे सिलेबस को, किसी भी पेपर के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ भी हमारा पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। आप लोग सेकेंड ईयर में 2 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड ईयर में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हिंदी में हम इसे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं। हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके केमिकल्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, जैसे न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग कांस्टेंट। सबसे लास्ट में हम कुछ कंपाउंड्स को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और हम उनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करेंगे। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इसका फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हिंदी में हम इसे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देखिए, आज तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना ध्यान ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज़्म पढ़ते हैं और मैकेनिज़्म ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियस के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का हम कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप जानते हैं कि वो 2 तरीके के मोशंस करता है, एक वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है और दूसरा वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। उसके एक्सिस के ऊपर जो स्पिन होता है उसकी वजह से एक स्पिन एंगुलर मोमेंट जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू √s+1 × h/2π के बराबर होती है, जहाँ पे s स्पिन क्वांटम नंबर है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है तो हम कहते हैं +½ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है तो -½ जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है, वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे हैं जो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करते हैं, और इस स्पिन करने की वजह से एक चक्रण कोणीय संवेग या स्पिन एंगुलर मोमेंट जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू √I+1 × h/2π के बराबर होती है। यहाँ पे I है न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है, न्यूक्लियस के लिए, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसकी वैल्यू, I की वैल्यू बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, और ये डिपेंड करती है कि उस न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स का नंबर क्या है। पार्टिकल्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करते हैं, और I की वैल्यू इन सभी स्पिन्स का रिजल्टेंट वैल्यू होती है। I की वैल्यू 0 भी हो सकती है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और फ्रैक्शंस भी हो सकती है। नीचे आपको एक सारणी दी गई है। इस सारणी के अंदर हमने अलग अलग न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और उसके चक्रण क्वांटम नंबर दिखाए गए हैं, और साथ में एग्जाम्पल्स भी हैं। जब द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर की वैल्यू सम होती है, परमाणु संख्या की वैल्यू भी सम होती है, उस समय स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन का न्यूक्लियस। सेकेंड है, जब द्रव्यमान संख्या सम हो, परमाणु संख्या विषम हो, उस समय स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होल नंबर होती है, जैसे 1, और इसका एग्जाम्पल है 1H2 और 7N14 का न्यूक्लियर। थर्ड है, जब, और यही वाले हमारे सबसे ज़्यादा काम किए, जब द्रव्यमान संख्या विषम हो, परमाणु संख्या विषम या सम में से कुछ भी हो, उस समय स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अर्धपूर्ण संख्या होती है, फ्रैक्शन में होती है, जैसे हाफ, और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है 1H1 का न्यूक्लियस, 6C13 का न्यूक्लियस, 7N15 का न्यूक्लियस और NF19 का न्यूक्लियस।
देखिए, अब हमारे काम के कौन से न्यूक्लियाई हैं? हमारे काम के वो न्यूक्लियाई हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है, क्योंकि जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो होती है उनका कोई भी कोणीय संवेग नहीं होता है और वो कोई चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं करते हैं। ऐसे न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम के नहीं होते। जिन न्यूक्लियाई की वैल्यू चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है, जैसे 1H1 और 6C13 NF19, ये हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव होते हैं और यही हमारे काम के होते हैं। बच्चों, आपके कोर्स में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हम अब सारा ध्यान अपना कंसंट्रेट करेंगे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन। तो बेसिकली ये एक प्रोटॉन की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसको हम PNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जब कोई आवेशित कण मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। यहाँ पे ये आवेशित कण प्रोटॉन है, ये अपने स्पिन के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है और इस वजह से ये एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में एक्सिस दिखाया गया है न्यूक्लियस का, वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। जब हम इस तरह के किसी कण को, न्यूक्लियस को, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अलग अलग तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। कितने तरीके से ये खुद को ओरिएंट कर सकता है, ये डिपेंड करता है इसके आई के वैल्यू पे। हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू हाफ होती है। यहाँ एक सूत्र है 2I+1। यहाँ हम आई की वैल्यू हाफ रखते हैं तो हमको पता चलता है कि दो तरीके से ये अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। दो तरह के ओरिएंटेशंस, ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा जाता है तो ये उत्पन्न कर सकता है। ये दो तरह के ओरिएंटेशंस हैं। या तो ये अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर ले अपने, ऐसा तब होता है जब इसकी स्पिन क्लॉकवाइज होती है, मतलब आई की वैल्यू +½ होती है। जब वो इस तरीके से खुद को ओरिएंट करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। और दूसरा है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने स्पिन को ओरिएंट करे, इस समय इसके लिए आई की वैल्यू -½ होती है। यहाँ एक आपको डायग्राम दिखाया गया है जिसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में आई की वैल्यू दिखाई गई है। आई की वैल्यू जब हाफ होती है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब ये इसका ओरिएंटेशन है। और जब हम इस न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, देखिए ये दो तरीके के एनर्जी स्टेट्स में आ सकता है। यहाँ B0 आपको दिख रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर के डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर न्यूक्लियस अपने आप को लोअर एनर्जी स्टेट में रखता है तब इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। और जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इसका खुद का
डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है। जब हम इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब इसको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना होता है। ये अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और लोअर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जब ये लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तब हमको एक पीक मिलती है और इस पीक को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पीक का एनालिसिस करके हम किसी भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। थैंक यू।